हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल BMLF। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और जो कि अमूमन हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आती है और वो है चेक बाउंसेस। जिसमें कि चेक बाउंस जब होता है तो अमूमन करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें उसे डील करना है। कई लोगों को कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी 20 लाख चेक बाउंस केसेस पेंडिंग है यूज एंड और आपको चेक बाउंस अगर होता है आपका तो आप कैसे करेंगे उसको आगे किस तरह से बढ़ाएंगे। तो अब इस पर आते हैं। आज हम समझते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह से करेंगे, कहां जाएंगे, किससे सजेशंस लेंगे और व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर कंप्लीटिंग winning and getting success in under NI Act section 138 for bounce of check। सबसे नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो एक लीगल डेप्ट होना चाहिए। अब हम समझते हैं लीगल डेप्ट क्या होता है। लीगल डेप्ट वो होता है कि चेक में जो रुपया आपको मिला है और वो बाउंस हो गया सपोज, तो वो जो रुपया है वो ऐसे किसी ट्रांजेक्शन का होना चाहिए जो अब ऐसा नहीं हो कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो सपोज कीजिए कि किसी लाइक कि कोई चीज सरकार ने इलीगल घोषित कर रखी है और आप उसका ट्रेडिंग करके उसका रुपया आप चेक में ले रहे हो। उसका एक ज्वलंत एग्जांपल हो सकता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का रुपया अगर आप लेते हैं तो वो डेफिनेटली इलीगल ट्रांजेक्शन है, तो लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट नहीं होता। अब लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट होता क्या है जो कानून में प्रमाणित किया जा सके, जिसको कानून मानता हो। वो क्या होता है? वो होता है जैसे कि आप ट्रांजेक्शंस में रुपया आपको मिलने वाले हैं, लाइक आप कोई लोन रिपेमेंट का है, आपको बैक कर रहा है लोन, या कोई रेंट बैक कर रहा है, तो इसमें होता है साथ साथ सेकंड प्रोविजन है टाइम लिमिट की। पहला लीगली इन्फोर्सेबल डेट, नाउ सेकंड वी आर कमिंग टाइम लिमिट। आपको जब चेक मिलता है तो आपको उसे 30 डेज में डिपॉजिट कर देना है, नंबर वन। उसके बाद चेक सपोज कीजिए कि आपका डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो उस सर्कमस्टांसेस में आपको एक लीगल नोटिस सर्व करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बाउंसिंग या डिसऑनर ऑफ द चेक और इवन स्टॉप पेमेंट्स ऑफ द चेक, बिकॉज यू शुड नो द रीजन। आपको पता होना चाहिए किस कारण से हुआ। तो उसमें स्टॉप पेमेंट भी आ सकता है इंटेंशनली अगर वो किया गया है तो इस तरीके से। और वो आप लीगल नोटिस जब आप सर्व करते हो तो लीगल नोटिस में आपको क्लियर 15 डेज का टाइम लिमिट देना पड़ेगा सामने वाले को कि इस 15 दिन में आपका जो चेक बाउंस है उसका जो पैसा मैं पाता हूं वो आप मुझे वापस कर दीजिए। अगर वो आपको वापस कर देता है द एंड, पर अगर वो आपको वापस नहीं करता देन आप फिर से आगे बढ़ते हैं। क्यों? आप जो लीगल नोटिस जिस दिन उसको मिला है सामने वाले को, उस दिन से लेके विद इन 30 डेज आपको अब मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करनी है। अब इतने जो टेक्निकलिटीज मैं बता रहा हूं इसका मतलब होता है कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है, रोल प्ले करता है किसी भी एनआई केसेस में। इंग्लिश में उसको जैसे कहेंगे कि द टाइमलाइन हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। यही टेक्निकलिटीज है कि टाइमलाइन अगर हमने फॉलो किया तो परफेक्ट, अगर हमने टाइमलाइन फॉलो नहीं किया, एक दिन की भी देरी इस टेक्निकलिटीज में अगर होती है तो आपका केस वीक हो जाता है कोर्ट में। अब हम इसे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में आखिर किस किस तरह से किन किन एस्पेक्ट्स को लाया और कैसे कैसे उसको डील किया। तो अब हुआ एक केस मिसेस विनीता फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें किन पॉइंट्स पे डील किया गया? बहुत ही रिवोल्यूशनरी पॉइंट्स आए। आजकल की डेट में जो मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेजिंग, ये सब जो प्रोविजंस आए उनको काउंट किया गया। अब कहने का मतलब ये कि पहले तो बुक के अनुसार ये होता है कि आप नोटिस रजिस्टर्ड ईडी सर्व करते हो या वाया कुरियर सर्व करते हो, कुरियर आने के बाद। अब इसमें एक चीज को और मान लिया गया, वो क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज में भी नोटिस को सर्व करते हो और ब्लू टिक हो गया सामने वाले का तो वो सर्व माना जाएगा। पर साथ साथ एक और चीज होनी पड़ेगी कि आप और उसके बीच व्हाट्सएप के रेगुलर कन्वर्सेशन भी हुए होने होंगे और जो नंबर पे आपने भेजा है वो नंबर वेरीफाइड नंबर होना चाहिए और आपको उसका स्क्रीनशॉट प्रिजर्व करना होगा। साथ साथ ईमेल जो है, ईमेल द्वारा भी हम नोटिस भेज सकते हैं और उसका कंप्लायंस हमें प्रूफ करना होता है। अब आते हैं हम दूसरे केस पे
जो कि हितेश महेंद्र भाई पटेल वाला केस, जिसमें की पॉइंट्स क्या थे कि अब जुरिस्डिक्शन क्या है, कहां कहां ये केसेस फाइल हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एनआई केस जो भी आप फाइल करेंगे वो आप फाइल कर सकते हैं 4 जगहों, जैसे जहां चेक प्रेजेंट हुआ है, जहां नोटिस रिसीव किया गया है, या जहां एक्यूज्ड जिसके ऊपर आप कर रहे हो वो रहते हैं, या जहां पे बैंक सिचुएटेड है। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और ये दी गई है कि ट्रांसफर ऑफ केसेस भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यू कैन चूज एंड यू कैन मूव फ्रॉम वन जुरिसडिक्शन टू अनदर जुरिसडिक्शन एज वेल। अब फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया गया किस केस में, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। उसमें फास्ट ट्रैक किया गया कि जो एनआई केसेस हैं वो 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, ऑनलाइन हियरिंग की सुविधा दी गई, एविडेंस एफिडेविट के थ्रू दिया जा सकता है, और साथ साथ सबसे अच्छी चीज थी कि जो ऑलरेडी एक्ट में भी है कि इंटरिम कंपनसेशन 20% तक अवार्ड लिया जा सकता है इफ यू बोनाफाइडली इन द फर्स्ट इंस्टेंस आल्सो इफ यू आर प्रूविंग योर केस, और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर फाइल ठीक से हुए हैं तो आप इंटरिम कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, विच विल बी रिफंडेबल ऑन द जजमेंट ऑफ द केस एट द एंड ऑफ द केस। अगर जरूरत पड़ी रिफंड करने की तो सपोज आप केस हार गए तब आपको रिफंड करना, आप जीत गए तो 20% आप पहले से लेके बैठे और बाकी 80% और प्लस अवॉर्डेड अमाउंट जो आपका रहेगा वो आपको मिलेगा। अब इसमें साथ साथ ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस वर्सेस राजेश कुमार ने, जिसमें कि सेटलमेंट प्रोसेस को शुरू किया गया। सेटलमेंट का नया प्रोसेस में क्या आया कि कंपलसरी मीडिएशन और वन टाइम सेटलमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दी गई कि वन टाइम सेटलमेंट। अब कंपलसरी मीडिएशन क्या मैंने बोला, इसको समझ लेते हैं पहले। कंपलसरी मीडिएशन है आपके केस को स्टार्ट करने से पहले ही कंपलसरी मीडिएशन में जाना होगा। नंबर 2, वन टाइम सेटलमेंट को बढ़ावा दिया गया। नंबर 3, लोक अदालत में इस तरह के केसेस को सेटल करने के लिए बढ़ावा दिया गया। नंबर 4, बैंक को सेटलमेंट पावर दिए गए हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होता है, कैसे ये लड़े जाते हैं, किस तरह से आपको कैसे इन चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, चेक बाउंस होने पर बैंक से रिटर्न मेमो आप जाकर पहले कलेक्ट कीजिए। फिर रिटर्न मेमो में आप चेक कीजिए किस रीजन से चेक रिटर्न हुआ है। फिर आप स्टेटमेंट को प्रिजर्व कीजिए, बैंक स्टेटमेंट को आप प्रिजर्व कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, नोटिस भेजने का प्रोसेस। आपको लीगल नोटिस भेजनी है, आप मिलिए एडवोकेट से अपने, उनके द्वारा आप लीगल नोटिस भिजवाइए जिसमें आप चेक डिटेल्स मेंशन कीजिए, जिसमें आप क्लियर पेमेंट डिमांड डालें कि आपको पेमेंट कैसे किस तरह से देना पड़ेगा अगर वो लीगल नोटिस को मानकर 15 दिन में आपको पेमेंट करना चाहता है तो। और जैसा मैंने पहले भी बताया और अभी दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो लीगल नोटिस आप सर्व करते हैं उसके मल्टीपल मोड्स हैं, लाइक जो एक्ट में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डीडी, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल एज वेल एज कुरियर। अब कोर्ट में उसके बाद अगर फिर से आपको पेमेंट नहीं मिला तो जैसे हमने टाइमलाइन ऑलरेडी आपको बता दी थी, अब कोर्ट में केस जाकर आपको फाइल करना है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले चीज ओरिजिनल चेक, उसके बाद आपको ओरिजिनल रिटर्न मेमो भी चाहिए होगा, फिर आपको जो आपने नोटिस सर्व की है उसकी कॉपी चाहिए होगी ओरिजिनल, एंड जो आपने नोटिस सर्व की है उसकी भी प्रमाण आपको साथ में डालनी पड़ेगी, साथ में आपको अकाउंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा और अलॉन्ग विद एफिडेविट डालना पड़ेगा। अब होता है क्या कि रिमेंबर इसमें किसी भी एनआई केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन इज द की टू सक्सेस इन एनआई एक्ट चेक बाउंस केसेस। अब इसमें कुछ एक आपको और एडवाइस में फर्दर दिए देता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए टिप्स दे देता हूं। हर कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड आप रखिए, सामने वाले के साथ जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड प्लीज रखिए, इट विल हेल्प यू इन द केस। फोटोज स्क्रीनशॉट को आप प्रिजर्व करें, टाइमलाइन को कंप्लीटली मेंटेन करें और फाइल ऑर्गेनाइज बनाएं। कोर्ट प्रोसेस में प्लीज अपने लॉयर से प्रॉपर गाइडेंस लें, जैसा वो बताए मार्गदर्शन करें, उसको समझें, उसको सुने और उसको फॉलो करें। डेट्स पर प्लीज प्रेजेंट हुई कोर्ट में, एविडेंस को प्रॉपरली अरेंज कीजिए आपके एडवोकेट के साथ मिलकर, और हमेशा इस तरह के केसेस में सेटलमेंट प्रोसेस को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। अब होता क्या है, अमूमन कई बार कॉमन मिस्टेक्स भी हो जाते हैं इस तरह के केसेस करने में, लाइक आप रॉन्ग जुरिसडिक्शन में मत चले जाइए, आप राइट जुरिसडिक्शन फाइल करने के लिए केस को देखिए। उसके बाद नोटिस में किसी भी तरह के जो आप लीगल नोटिस सर्व करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप इस तरह की कोई मिस्टेक ना छोड़ दीजिए, लाइक आप इनकम्प्लीट नोटिस मत भेजिए जिसमें आपके पूरे फैक्ट्स ना लिखे हुए हो, आप जो उसका प्रूफ है सर्विस का उसको आप प्रिजर्व कीजिए,
और उसके बाद उसको फॉलो अप कीजिए कि आपका नोटिस सर्व हुआ तो कब हुआ, कितने वक्त में मिला, कैसे मिला। अब इसमें साथ साथ आता है एविडेंस में भी प्रॉब्लम। तो एविडेंस में आपको क्या करना होगा, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल नहीं खोना है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपके साथ प्रिजर्व करके रखना है। देन आपको प्रॉपर चेन ऑफ द इवेंट्स जो मैंने कहा उसको मेंटेन करना है। सो नाउ कंक्लूडिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी कंप्लीट गाइड फॉर चेक बिफोर केसेस इन 2000, चेक बाउंस केसेस इन 2024। अब मैं क्विकली एक बार रिकैप कर देता हूं। नंबर 1, आपको टाइमलाइन फॉलो करना है। नंबर 2, आपको डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखना है। नंबर 3, आपको मल्टीपल नोटिस ऑप्शंस यूज करिए। नंबर 4, कोड प्रोसीड्यूर प्रॉपर्ली फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें। आई एम हियर टू रिप्लाई यू। सो व्यूअर्स, स्टे लीगल, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।